नमस्कार। आज का विमर्श एक टर्म है ग्लोबलाइजेशन, जिसको वैश्वीकरण भी कहते हैं। एक टर्म है दैट वाज इन्वेंटेड बाय द जर्मन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थियोडोर लेविट। He said that globalization is the interconnectedness of various countries through economy। तो जब एक टर्म क्वाइन हुआ था तो इकोनॉमिक टर्म था, आर्थिक टर्म था। ग्लोबलाइजेशन एक प्रकार का ऐसा नेक्सस है, ऐसा समीकरण है जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके सारे विश्व को एक आर्थिक धागे से बांधता है। इस आर्थिक धागे में अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसने अपने आप को एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह लिया, जहां इसके बाजार अन्य देशों के लिए खुले हुए नहीं थे। वह उस समय के हिसाब से समीचीन भी निर्णय था, क्योंकि भारत अभी नया नया स्वतंत्र हुआ था और उसके आर्थिक हथियार, आर्थिक क्षमता इतनी नहीं थी कि वह विश्व अर्थव्यवस्था जो विकसित थी उससे कंपटीशन फेस कर सके। धीरे धीरे समय बीता और 1990 आते आते भारत की आर्थिक व्यवस्था डामाडोल हो गई और लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, डे टू डे खर्च को पूरा करने के लिए भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पीवी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको ओपन करना स्टार्ट किया। यह पहला अवसर था जब भारतीय अर्थव्यवस्था सही मायनों में वैश्विक होना स्टार्ट की। यह तो भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात थी। तो ग्लोबलाइजेशन एक आर्थिक टर्म है जहां पर नए बाजारों की तलाश क्षमतावान अर्थव्यवस्थाएं करती हैं और उन बाजारों को क्षमतावान अर्थव्यवस्थाओं के तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक दक्षता इत्यादि का भी लाभ मिलता है। दूसरे, यह एक प्रकार से लाभ कमाने में जो सबसे सीधा सिद्धांत है कि किसी बिजनेस की लागत कम हो जाए, कम पैसे में वो सामान बना पाए और अच्छे दामों में उसे बेच पाए। तो इसके लिए क्या है कि जब वैश्वीकरण नहीं था तो चीजें ऐसी थीं कि एक ही जगह पर सब सामान ला करके मैन्युफैक्चर करना पड़ता था। अब वैश्वीकरण का एक उदाहरण चीन के सेंस में लेना होगा। चीन और भारत कमोबेश लगभग एक ही समय स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता में आए, लेकिन 50 वर्षों में चीन की आर्थिक गति और भारत की आर्थिक गति में जमीन आसमान का अंतर रहा। ऐसा इसलिए हुआ कि जब कोई इकानमी ग्रो कर जाती है, जैसे अमेरिकन इकानमी है, यूरोपियन इकानमी है, तो वहां पर जो लेबर है उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा हो गई रहती है, तो वहां सामान मैन्युफैक्चर करना बहुत ही महंगा पड़ता है। तो चाइना में कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था थी जो मजदूरों के हितों के लिए जानी जाती है, लेकिन उन्होंने मजदूरों के हितों को ताक पे रख करके
जो लेबर लॉज थे उसको लागू ही नहीं किया, और एक सिद्धांत वहां चलता, हायर एंड फायर। मतलब आप हायर कर लीजिए और बिना किसी मजदूरों के अधिकार के उनको जब चाहे फायर कर दीजिए। अमेरिकन्स ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना को बनाया, यह वैश्वीकरण हुआ। धीरे धीरे इससे चाइना में भी तमाम प्रकार के तकनीकी कौशल, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज वहाँ पर पहुंची। आपके पास जो भी आईफोन कुछ समय पहले तक आता था वो मेड इन चाइना होता था। इवन अमेरिका में मेड इन चाइना आईफोन बिकता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। यह तो एक बात हो गई कि जो वैश्वीकरण है यह आर्थिक रूप से लागत को घटाने का और ऐसी बाजारों तक पहुंचने का जहां पर कम खर्च में हम पहुंच सकें, यह इसका एक प्रकार का नेक्सस था। लेकिन यह वैश्वीकरण अपने बृहद स्वरूप में केवल आर्थिक नहीं रह गया, यह सांस्कृतिक रूप से भी वैश्वीकरण के रूप में प्रकट हो गया। अब संस्कृति भूगोल से, भोजन से, हमारी डे टू डे हैबिट्स से, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ है। उसके अलावा वैश्वीकरण, जो विकसित देश हैं वहाँ पे कुछ ऐसे कानून थे, जो नए साइंटिफिक इन्वेंशंस होते थे, उन साइंटिफिक इन्वेंशंस का प्रभाव स्टडी करने में 50 वर्ष लगते हैं, 100 वर्ष लगते हैं। प्रकृति में 100 वर्ष का मतलब बहुत छोटा समय होता है कि हमने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की तो उसका क्या इफेक्ट आएगा 100 वर्षों तक पता नहीं लगता। तो जो आर्थिक रूप से विकसित देश थे उनमें जागरूकता पहले आ गई। अब वो जो साइंटिफिक इन्वेंशंस में पैसे उनके लग चुके हैं, वह धीरे धीरे जो विकसित होती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं या जो पिछड़े हुए देश हैं वहां पर उनको खपा दिया गया। अभी एक एक करके उसकी बात आगे आएगी। उसके बाद इस वैश्वीकरण को एक प्रकार से सामरिक हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जाने लग गया। जैसे 1947 या 1947 के पहले जो साम्राज्यवाद था, इंपीरियलिज्म था, वह डायरेक्ट किसी देश को अपनी कॉलोनी बनाने के रूप में था जहां वो जाकर के शासन भी करते थे। लेकिन यह वैश्वीकरण उस इंपीरियलिज्म को एक मास्क में, एक शैडो में ढक करके एक नए रूप में प्रकट हो गया विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं के सामने, जहां पर उस देश की सांस्कृतिक अवधारणा को ही कैप्चर कर लेने की बात थी। इसके लिए WTO का जन्म हुआ। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहने में तो लगता है कि यह पूरे भारत समेत पूरे विश्व में, भारत तो बहुत बाद में मेंबर बना उसका, यह प्रकार की आर्थिक सुगमता के लिए बनाया गया प्रतीक होता है। लेकिन आर्थिक सुगमता से ज्यादा यह WTO जो अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं उनको न विकसित होने के षड्यंत्र के रूप में सामने आया। फिर एक और चीज वैश्वीकरण में की, जो विकसित देश थे उन्होंने पर्यावरण का पर्याप्त दोहन किया अपनी समृद्धि के लिए। और जब विकसित होते हुए देशों का नंबर आया तो इसी ग्लोबलाइजेशन के तहत, मॉडर्न होने की बात के तहत, उन्होंने कहा साहब एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है तो आप अपने आप को क्लीन एनर्जी में ढालिए। अब जो विकसित देश हैं उसमें क्लीन एनर्जी की उनकी लागत बढ़ाने की बात है। तो ग्लोबलाइजेशन यहां पर भी एक हिसाब से इंपीरियलिज्म का एक वेपन बन गया। जो विकसित देशों या विकासशील देशों और जो अविकसित देश हैं उनके बीच में यह एक प्रकार का शैडो वार है। यह तो एक प्रकार की एक छोटी सी अवधारणा हुई ग्लोबलाइजेशन की। अब इसके एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे जो पहली बात मैंने कही थी, जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो विकसित देशों में लाई गई।
जैसे इसमें जो हाइब्रिड सीड्स हैं, डंकेल ने इसको इंट्रोड्यूस किया। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स अमेरिका में, यूरोप में बैन है, और WTO में उसी सीड्स को समझौते के तहत भारत में लाया गया। जो डंकेल की बीज हैं उनकी फर्दर फसल उगाने की क्षमता नष्ट है। जैसे हमारे यहाँ गेहूं है, उसको जर्मिनेट करके उससे फिर से गेहूं उगाया जा सकता है, डंकेल से नहीं उगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे इंडिजिनस वेराइटीज़ हैं, व्हीट की, राइस की, इनन्यूमरेबल इंडिजिनस वेराइटीज़ हैं, उनको धीरे धीरे डंकेल से रिप्लेस करने की बात हो गई। जैसे काटन था, वो भी डंकेल आया। अब इसके बाद क्या है कि हमारे जो किसान हैं वो एक समय पर वह डंकेल वाला बीज ही खरीदने को बाध्य हो जाएंगे। यह एक बात हो गई। दूसरी, मेडिसिन्स ऐसे हैं, तमाम ऐसी मेडिसिन्स हैं जो विकसित देशों में बैन है और हमारे यहाँ खुलेआम उसका प्रयोग होता है। तो यह वैश्वीकरण का दुष्परिणाम है कि जहाँ एक बाजार मात्र हम बन करके रह गए। दूसरे, जो खान पान की आदतें हैं, हमारा जो गट बैक्टीरिया है, जो वेस्टर्न कल्चर का गट बैक्टीरिया है, एक संस्कृति में भोजन, कपड़ा, त्योहार, परंपराएं, यह उस देश की या उस जगह की स्थानीय भूगोल से नियंत्रित होता है। उनकी कैसी पाचन क्षमता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन अब वैश्वीकरण से यह भोजन जो जहां का स्थानीय नहीं है हर जगह पर पहुंच गया है। जैसे भी किसी यूरोपियन से पूछिए तो वहां पर जोक बनता है भारत के स्पाइसी फूड के बारे में। वो खा करके उनके जो पैलेट्स हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, पेट उनका पूरा बर्निंग सेंसेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको एकस्टम्ड नहीं है। हमारे यहाँ जैसे पास्ता है, पिज्जा है, हमारा स्टमक उसको लेकर के एकस्टम्ड नहीं है। तो इससे तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जा रही हैं। उस बीमारियों को उत्पन्न है तो उसे कंट्रोल करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए नई टेक्नोलॉजी जा रही हैं, नए प्रकार की दवाइयां इंट्रोड्यूस हो रही थी। नेक्सस बन गया, पहले आपकी तबीयत खराब हो, डायग्नोस हो, फिर उसकी दवा करिए। और आश्चर्य मानिए कि जहां से यह नियंत्रित हो रहा है उन देशों में वह धीरे धीरे अपने आप के जो इन्वेंशंस हैं उसे बहुत कंट्रोल करते चले जा रहे हैं। जहाँ पे जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को और अविकसित ग्यूना पिक्स की तरह यूज करें, लेबोरेटरी की तरह यूज करने लगे हैं। वैश्वीकरण की बात। दूसरे, जो वैश्वीकरण है, मैंने बताया कि इंपीरियलिज्म का एक वेपन बन गया है। जहाँ पर जो विकसित देश हैं उन्होंने पहले अपने तकनीक से पर्यावरण को पर्याप्त नुकसान पहुंचा दिया, और जब विकासशील देश उस रास्ते पर चले तो साहब का अपनी एनर्जी को आप क्लीन करिए। तो सुनने में जो पर्यावरण चिंतन लगता है यह बहुत ही नैतिक और बहुत ही उच्च स्तर का लगता है, लेकिन इसके जो छिपे हुए नुआंसेज हैं वह भारत जैसे विकासशील देशों के विकास को बाधित करने के लिए हैं। यह समझना होगा। फिर जो वैश्वीकरण है उसकी जो संस्कृति है, जैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं वहाँ पर जो फैमिली सिस्टम है वो हमारे यहाँ से बहुत अलग है। वो बहुत संपन्न है, उनके पास गवर्नमेंट की सोशल फैसिलिटीज बहुत सारी चीज़ हैं, परिवार की महत्ता कम है वहाँ पर। जहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग नहीं रहते हैं वहाँ सोशल कैपिटल वर्क करती है कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारे मित्र हैं। यह देखिए वैश्वीकरण इनको धीरे धीरे कर करके खत्म करता चला जा रहा है। तो वैश्वीकरण का यह एक निगेटिव पक्ष है। अब इतनी देर से निगेटिव बातें करते करते अब एक पॉजिटिव पक्ष इसका कैसे कहा जाता है। जो नई डेफिनीशन है उसमें कहा, जो गुलाबसन की रिसेंट डेफिनीशन है, वह इंटरकनेक्टेडनेस से ज़्यादा बढ़कर के इंटरडिपेंडेंस पर चली गई है। तो वो कहते हैं साहब वैश्वीकरण के नाते अब युद्ध का जमाना चला गया। यहाँ पर अब दो देश युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध से होने वाले लाभ आर्थिक हानि से बहुत छोटे होंगे। उन्हें युद्ध जो है उतना लाभ नहीं अर्जित कर पाएगा जितना वो गंवा देंगे आर्थिक उससे। तो ग्लोबलाइजेशन का यह भी एक फैसेट है कि धीरे धीरे जो भौतिक फिजिकल वार है वो कहा गया कंट्रोल्ड हो जाएगा।
लेकिन हंटिंगटन की जो थ्योरी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इसको ग्लोबलाइजेशन से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। जहां पे सभ्यताएं क्लैश कर रही हैं आपस में और ग्लोबलाइजेशन उनको इंटरकनेक्ट करके इंटरडिपेंडेंस बनाने की बात कर रहा है। तो हंटिंगटन की थ्योरी से ग्लोबलाइजेशन को अगर हम देखें तो यह जो इंटरकनेक्टेडनेस की बात है, यह इंटरकनेक्टेडनेस शैडो इंपीरियलिज्म है, छद्म साम्राज्यवाद है, जो हमारे जो विकासशील और अविकसित देश हैं उन पर विकसित देश थोप रहे हैं। तो वैश्वीकरण यह एक ऐसी दवा की तरह आया है जिसके लाभ कम हैं और नुकसान शायद बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक चीज कह पाना, मैंने कहा कि 100 वर्ष किसी सभ्यता के विकास में, प्रकृति के विकास में मतलब एक दिन का महत्व रखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट टच कर दिए हैं और धीरे धीरे इसके एक एक हिस्से पर इसको छोटा छोटा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।